हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को पता ही होगा और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पे स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 का आईसीएसई मीडियम का फिजिक्स का हर चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक नया सीरीज़ का शुरुआत किए हैं, जिसमें 9 स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर जो कि यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, उसका न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी वीडियो पे अपलोडेड है। तो जो 9 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो उन्हें देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आज हम स्टैंडर्ड 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि फोर्स है उसका न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस सीरीज़ का आने वाला हर वीडियो जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के आपके स्किल्स को, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है, उसको डेवलप करने में मदद कर सकता है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो और डिले ना करते हुए हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो फोर्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो बुक का हम रेफरेंस लेने वाले हैं वो सेलिना पब्लिकेशंस का बुक है। आईसीएसई मीडियम में लगभग मेजॉरिटी स्कूल्स में यही बुक फॉलो होता है, तो इसीलिए मैंने ये बुक चूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स, कुछ कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टाउ, इसीलिए टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है कि अगर एक बॉडी, कोई भी बॉडी कहीं पर भी पाइवटेड है, पाइवटेड मतलब फिक्स्ड है, जो कि इसके अबाउट बॉडी इज फ्री टू रोटेट। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हम फोर्स लगाएं, यहाँ फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, है ना। तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड और पाइवटेड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट ही मोमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, कहाँ पर फोर्स लग रहा है और पाइवट पॉइंट से कितना दूर लग रहा है, यही इसी का प्रोडक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवट पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल भी आता है कि अगर एक बॉडी कहीं पर पाइवट है और उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, दो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स, डायरेक्शन आप देख सकते हैं ओपोजिट है और इक्वल फोर्स होना चाहिए F, तब मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो जो दो फोर्स लग रहा होगा दोनों बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पाइवट से, यहाँ पर पाइवट से नहीं है, यहाँ पर दोनों फोर्स से, दोनों फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ कपल। यही दो चीज याद रखिए। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो एक बॉडी को रोटेशन करने में हेल्प करता है। जैसे देखिए ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट है, जब यहाँ से बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो ये यहीं रहेगा, बॉडी ऐसा है, ये फिक्स है, जब यहाँ फोर्स लगेगा तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा कि मोमेंट का डायरेक्शन क्या है।
दरवाजा खोलना है, ढक्कन खोलना है, ये सब मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल का एग्जांपल्स। ठीक है, अगर यही फोर्स ऐसे लग रहा होता तब बॉडी को ऐसे रोटेट कराता, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पाइवट पॉइंट से एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स यही सेम डिस्टेंस पे, सेम फोर्स ये डायरेक्शन पे लग रहा है, सेम डायरेक्शन पे सेम फोर्स अगर लग रहा है, तो ये फोर्स की वजह से बॉडी ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये फोर्स की वजह से बॉडी ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सेम फोर्स और सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, तो दोनों मोमेंट, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सेम हो जाता है। और अगर सेम हो गया तो बॉडी कहीं भी रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेम हो जाने के कारण बॉडी पे नेट मोमेंट जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है, और भी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते मैं आपको बताते चलूंगा। तो जो पहला चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। SI यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है 10 न्यूटन, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन मीटर दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है 10 न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 5 न्यूटन मीटर, इतनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये देखिए, ये एक बॉडी है, मान लीजिए यहां पर पाइवटेड पॉइंट है, एक फोर्स 10 न्यूटन का यहां पर लगता है 10 न्यूटन, और जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 5 न्यूटन मीटर का। तो जो डिस्टेंस है ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवट, यही पूछता है। तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी, तो D इज इक्वल टू टाउ बाई F, टाउ है 5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 10, तो आता है हाफ मीटर, 0.5 मीटर आप लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नट इज ओपनड बाई अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑफ रेंच। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, ये कंसेप्ट है, लीस्ट फोर्स इज 5 न्यूटन। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। लीस्ट फोर्स देखिए क्या है, जितना ये पाइवटेड पॉइंट है, आप जितना दूर लगाएंगे फोर्स, उतना आपको कम फोर्स लगाना होगा टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट। मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन मीटर का मोमेंट से ही खुलेगा, ये नट 5 न्यूटन मीटर का से ही रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस में लगाएंगे फोर्स, तो आपको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये नट को खोलने के लिए 5 न्यूटन मीटर का मोमेंट अगर जरूरत है और आप 1 मीटर डिस्टेंस में फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको 5 लगाना होगा फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तब 5 इंटू 1 5 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस कर पाएंगे आप मोमेंट। लेकिन आप अगर 2 मीटर पे लगाते हैं, तब 5 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2.5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना होगा, है कि नहीं। तो 2.5 इंटू 2 ये 1 है, ये 2 है, तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मीटर के डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं, तब 5 न्यूटन मीटर का फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाना होगा। क्लियर है। तो ये अगर रेंच का लेंथ है और ये नट है, तो आप यहां फोर्स लगा के अगर खोलेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और यहां अगर फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगाना होगा। क्लियर है। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा
द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी उतना लेस। ठीक है, तो पूरा लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह काम करेगा। कैसे पता चला? लीस्ट फोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लीस्ट फोर्स बहुत जरूरी है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू यही जो लेंथ है रेंज का, यही डी बन जाएगा। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है कि ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर। पहले फिगर बना लूं। ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, ये व्हील है। ए बी जो है वो डायमीटर है, ये सेंटर है। फोर्स, a force F is equal to 2 Newton is applied at B in the direction shown। B में एक फोर्स ये डायरेक्शन पे लग रहा है, F is equal to कितना लिखा है? F is equal to 2 न्यूटन। F is equal to 2 न्यूटन is in the direction as shown। ठीक है, calculate the moment of force about point O and about point A। ठीक है, about point O, यहां पर अगर ये पॉइंट को पाइवट कर दिया गया तो आप देखिए कि यहीं पर ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा, यहीं पर रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट को फिक्स कर दिया गया तो बॉडी ऐसे ही रोटेट करने लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ, टाउ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ? डायमीटर क्वेश्चन में लिखा है, कितना है? ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, अगर 2 मीटर पूरा डायमीटर है तो O से B तक 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर। क्लियर है? तो 2 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस होगा कब? जब O को पाइवट पॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर A को पाइवट पॉइंट कर दिया गया तब यहां पर फिक्स है, सर्कल नीचे आ जाएगा, ये बी पॉइंट नीचे आ जाएगा और फिर वापस यहां से रोटेट करना लग जाएगा, है कि नहीं? तब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पूरा बी से लेके ए तक का लेना होगा। तो टाउ एट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर्स जो 2 न्यूटन है इनटू पूरा डिस्टेंस, पूरा कितना है? जो कि डायमीटर है, तो 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन इधर है तो बॉडी जब रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, और ये जब फिक्स हो जाएगा तब भी ऐसे ही रोटेट करेगा क्योंकि फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? तो तब भी क्लॉकवाइज, यहाँ 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक, द डायग्राम इन द फिगर दिस, फिगर बना लेता हूं पहले। The diagram in the figure shows two forces, F1 5 Newton and F2 3 Newton acting at point A and B of a rod pivot at point O such that OA is 2 meter and OB is 4 meter। कहता है calculate the moment of force F1 about point O, calculate the moment of force F2 about point O और total moment। तो F1 का about point O इतना क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O कितना हुआ? 10 न्यूटन मीटर। 10 न्यूटन मीटर कौन सा डायरेक्शन? ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F2 अबाउट पॉइंट O। F2 का डायरेक्शन क्या है?
क्लॉकवाइज है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 न्यूटन इंटू 4 मीटर, 12 न्यूटन मीटर, 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। भले ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इससे ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें लगेगा कि 2 न्यूटन मीटर का मोमेंट इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, इधर कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, और इधर 2 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इधर 10 प्रोड्यूस हो रहा है और इधर 12 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ का जो 10 न्यूटन मीटर है वो यहाँ का 10 न्यूटन मीटर तो बैलेंस कर जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना है इधर, 2 न्यूटन मीटर है। तो जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो टोटल मोमेंट तो लिख लीजिए या फिर रिजल्टेंट मोमेंट लिख लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली एट, डायग्राम दिया हुआ है। Two forces, each of magnitude 10 Newton, act vertically upward and vertically downward respectively at points A and B of a uniform rod of length 4 meter, 4 meter length, which is pivoted at its midpoint. ये अगर मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर। क्लियर है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, आप देखिए ये जो फोर्स है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मोमेंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएगा, है कि नहीं। ये जो फोर्स है ये बॉडी को यहां से ठेला जा रहा है ऊपर या पुल किया जा रहा है, आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं। तो इसको भी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज ही होगा, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो और ज्यादा मोमेंट ऑफ प्रोड्यूस हो जाएगा रिजल्टेंट। जस्ट इससे पहले वाला क्या था, एक फोर्स जो था वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, एक जो था एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा था, तो रिजल्टेंट हमेशा कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि एक मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज है, दूसरा भी क्लॉकवाइज ही है, तो हमें लगेगा कि ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दो छोटे छोटे मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है। तो यहां का मोमेंट आप कैलकुलेट करिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा पाइवट से फोर्स का डिस्टेंस को मेजर करेंगे जब मोमेंट ऑफ फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ 2 मीटर, तो 10 इंटू 10 टू 20 न्यूटन मीटर, यहाँ का जो है 20 न्यूटन मीटर कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये जो है ये भी 10 न्यूटन और 2 मीटर है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करिए 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो रिजल्टेंट कमेगा या फिर बढ़ जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज ही है तो एक दूसरा को फेवर करेगा, और है कि नहीं। तो 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा या फिर टोटल मोमेंट कह लीजिए आप, रिजल्टेंट मोमेंट वो हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लियर है, पूरा कंसेप्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मूला डालें और आपको आंसर मिल गया, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर बना लो पहले। कहता है कि फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन acting at points A and B at a separation 50 centimeter in opposite direction. Calculate the resultant moment of two forces at point A, B and O. तो तीनों के रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करने को कहता है, तीनों पॉइंट ए बी कौन सा है, ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि अभी ओ और बी नहीं,
ठीक है, अभी O और B नहीं है, तब A पे मोमेंट ऑफ फोर्स रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करिए। दो फोर्स है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो देखिए दोनों फोर्स का मोमेंट कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। मोमेंट एट पॉइंट ए, तो पहले F1 का वजह से देखिए कि मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। F1 कहां पर एक्ट कर रहा है? पाइवट पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए एक कोई दरवाजा है और ये पॉइंट फिक्स है इसका, आप फिक्स पॉइंट पे जितना ही फोर्स लगा लीजिए, कभी भी दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो पाइवट पॉइंट पे आप जितना फोर्स लगाइए, जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट, और आप फोर्स जो है वो पाइवट पे ही लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स और पाइवट के बीच में जीरो हो गया, तो उसके कारण नो मोमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो पॉइंट ए पे F1 के वजह से, यहां पर नाम दे देता हूं 1 और ये 2, ठीक है, ए पॉइंट पे F1 के वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो ए पे ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो बी पॉइंट के वजह से प्रोड्यूस होगा। अब बी जो है, बी कितना फोर्स है? 10 न्यूटन है, लेकिन पाइवट से कितना दूर पे लग रहा है? 50 सेंटीमीटर का दूर पे लग रहा है कि नहीं? तो फोर्स इनटू 50 सेंटीमीटर, 50/100, 5 न्यूटन मीटर। ये जो फोर्स है ये पॉइंट ए ओनली ड्यू टू F2, F1 के वजह से पॉइंट ए पे कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसी तरह बी पे देखिए, आप इसका डायरेक्शन भी लिखिए कि ये इस तरह बॉडी रोटेट होगा, यहां पर फिक्स है, तो ये फोर्स आएगा बॉडी को ऐसा रोटेट करवाएगा, तो ये क्या डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज, ठीक है। पॉइंट बी पे वही सेम कंसेप्ट जाएगा कि पॉइंट बी पे मोमेंट ड्यू टू F2 कुछ नहीं होगा, क्योंकि F2 फोर्स पॉइंट बी पे ही एक्ट कर रहा है, तो वहां पर जो भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो पूरा ड्यू टू F1 के वजह से प्रोड्यूस होगा। तो F1 10 न्यूटन और कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? 50 सेंटीमीटर, तो वही सेम है कि 10 न्यूटन इंटू 50/100 आपको मिल जाएगा 5 न्यूटन मीटर। और ये किस हिसाब से रोटेशन हो रहा है? ये भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है। ये भी क्लॉकवाइज हो रहा था, ये भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। और ये जो मोमेंट है ये पॉइंट बी पे है एंड इट इज ओनली ड्यू टू F1। क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनिए। टाउ ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, दो फोर्स एक्ट कर रहा है अबाउट पॉइंट ए, लेकिन दोनों में से एक ही सिग्निफिकेंट रखता है अपना मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि F1 जो है वो पाइवट पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है। आप इसको प्रैक्टिकल के तौर पे समझिए कि आपका घर का जो दरवाजा है, अगर जहां पर हिंज लगा है, अगर वहां से आप खोलने का कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं खुलेगा, चाहे आप जितना फोर्स लगा लीजिए। अब अबाउट पॉइंट O देखिए, अगर अबाउट पॉइंट O इज एग्जैक्टली एट मिडिल बिटवीन, ये जो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, उसका पूरा एग्जैक्ट बीच में है, तो ये 25 सेंटीमीटर हुआ और ये 25 सेंटीमीटर हुआ। तो अब जब आप मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे अबाउट पॉइंट O, तब दोनों फोर्स का वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। F1 का वजह से भी प्रोड्यूस होगा, F2 का वजह से भी प्रोड्यूस होगा। तो F1 का मोमेंट कितना होगा? F1 का वजह से कितना प्रोड्यूस होगा? 10 न्यूटन इंटू कितना डिस्टेंस है पाइवट से? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 10 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके इतना मोमेंट प्रोड्यूस होगा किसके वजह से? F1 का वजह से। प्लस F2 के वजह से भी सेम डायरेक्शन में प्लस मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज करा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज करा है, इसीलिए
प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसके वजह से कितना होगा, 10 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर ही, तो 10 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4, 5/2, 5/2 प्लस 5/2, आंसर आएगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तीनों आंसर आपका, अबाउट पॉइंट ए भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है, अबाउट पॉइंट बी भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है, और अबाउट पॉइंट ओ भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज ही आया है, लेकिन तीनों में कंसेप्ट आपको समझना होगा कि वो कैसे आया। ए पे F1 का जो फोर्स है वो इररिलेवेंट है, तो जो एंटायर मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू F2 ही होगा। उसी तरह मोमेंट अबाउट पॉइंट बी जो है वहां पर F2 इररिलेवेंट है, तो F1 ही मोमेंट सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, और अबाउट पॉइंट O है वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन O पे डिस्टेंस जो है वो कम हो जा रहा है, तो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो रहा है, तो हम दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, सम कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत वीक है, लेकिन कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग करता है ये क्वेश्चन आपका। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, वही सेम डायग्राम बनेगा कि एक व्हील है जिसका डायमीटर जो है वो कितना है 0.5 मीटर, मीटर is rotated anti-clockwise by applying two forces each of 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces. Is rotated anti-clockwise. तो anti-clockwise कैसे रोटेट करेगा, anti-clockwise ये रोटेशन है क्या, ये तो clockwise रोटेशन है कि नहीं। तो anti-clockwise रोटेट कराने के लिए दो फोर्स लगाना होगा, जो कि एक ऐसा फोर्स लगेगा यहां पर, तब क्या होगा कि ये पाइवट पॉइंट है, तो बॉडी के ऊपर अगर ऊपर से ऐसे फोर्स लगा तो बॉडी इधर मूव करने लग जाएगा, क्लियर है। लेकिन नीचे इधर फोर्स नहीं लगेगा, अगर इधर लगेगा तो फिर ये ऐसे मूव करने लग जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करवाने के लिए इस तरफ नीचे की तरफ इधर फोर्स लगाना होगा। समझ में आ गया, डायग्राम बनाने बोल रहा है, यही डायग्राम आपका बनेगा कि एक फोर्स कितना न्यूटन का है, बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो ये जो फोर्स है ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये जो फोर्स है ये भी 5 न्यूटन का फोर्स ही, और दोनों जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड। तो आप ऐसा करिए कि कपल के फॉर्म पे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। कपल स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर एक बॉडी है और सेम मोमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तब पाइवट पॉइंट से हमें कोई रिलेशन नहीं है, मोमेंट ऑफ कपल यहां पर आता है कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों सेम फोर्स है तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स इनटू दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कोई भी एक फोर्स ले लेना है, तो फोर्स 5 न्यूटन इनटू दोनों फोर्स का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, तो जो आंसर आएगा वो न्यूटन मीटर में होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर SI यूनिट होता है। तो 5 इंटू 0.5 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया कपल के कंसेप्ट से। आप अगर मोमेंट ऑफ फोर्स से ही करना चाहते हैं तो पहले ये वाला फोर्स से मोमेंट फाइंड करिएगा इतना, तो ये 0.5 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.25, जैसे मैंने प्रीवियस वाला क्वेश्चन में किया था। प्रीवियस वाला क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था, तो पहला पार्ट था कि पॉइंट ए पे फाइंड करिए, दूसरा पॉइंट था कि पॉइंट बी पे फाइंड करिए, तीसरा पॉइंट जो था पॉइंट ओ पे, उसको आप कपल के कंसेप्ट से कर सकते हैं, सेम यही कंसेप्ट। नेक्स्ट 8 नंबर है, A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. A weight uniform meter rule, meter rule मतलब
एक रूल जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, तो ये मान लीजिए 0 सेंटीमीटर मार्क है, तो 1 मीटर मतलब एंड में सेंटीमीटर कितना होगा 100 सेंटीमीटर मार्क होगा, है ना, 100 सेंटीमीटर मार्क होगा। और ये जो सेंटीमीटर है ये 0 स्टार्टिंग सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर। चलिए क्या लिखा है, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब यहां पर कहीं पाइवट किया गया है, ये मान लीजिए पाइवट है कितना पे 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर ही मिड पॉइंट होता है। ए वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। A weight of 50 gram force is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? देखिए बोल रहा है कि एक फोर्स नहीं, एक वेट जो कि 50 ग्राम फोर्स का है उसको कोई एक एंड पे सस्पेंड कर दिया गया। तो आप 0 पे करवा सकते हैं, आप 100 पे करा सकते हैं, कोई भी एक एंड में करा सकते हैं। मैं 0 पे करा देता हूं कि यहां पर एक फोर्स को सस्पेंड कर दिया गया जिसका वेट है 50 ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कह लीजिए, वेट कह लीजिए। तो बोल रहा है कि अगर 100 ग्राम फोर्स का और एक वेट है आपके पास, उसको कहां पर सस्पेंड करेंगे जो रूल है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएं फिजिक्स को हटा के कि अगर यहां पर एक वेट है तो ये रूल जो है वो इस तरफ बेंड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी वेट हमें गिवन है वो दूसरे साइड में हमें लगाना होगा। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम फोर्स यहां कहीं पर हम लगाते हैं, 100 ग्राम फोर्स, लेकिन एग्जैक्ट कहां पर लगाएंगे वही निकालना है हमें। तो मान लीजिए कि फलक्रम से x डिस्टेंस पे, फलक्रम मतलब पाइवट पॉइंट से x डिस्टेंस पे हम 100 ग्राम फोर्स का एक वेट को सस्पेंड करते हैं। और ये भी मानते हैं कि अब ये रूल हॉरिजॉन्टल हो गया है, मतलब जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर एक बॉडी है, एक मोमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इसे रोटेट करवा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक मोमेंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इसे रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज। अगर सेम फोर्स और सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब सेम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है, तो हमें लगेगा कि कोई भी मोमेंट यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है तो इसीलिए नेट मोमेंट जीरो हो जा रहा है। यही कंसेप्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आप जब थ्योरी पढ़िएगा उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मतलब जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा सबको अगर सम कर दिया जाए और जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसका सम बराबर होगा, तभी एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। वरना अगर कोई एक मोमेंट ज़्यादा हो गया, अगर क्लॉकवाइज ज़्यादा, एक क्वेश्चन हमने किया था कोई 4 नंबर या 3 नंबर कि एक 10 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हुआ था और एक 12 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हुआ था। तो सेम मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसीलिए जहां 12 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा था उसी तरफ बॉडी रोटेट करने लग गया। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन मीटर होता और दूसरे डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन मीटर होता, इसका मतलब बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो यहां पर बोल रहा है कि 100 ग्राम फोर्स का वेट आप कहां पर सस्पेंड करिएगा ताकि द रूल विल बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो अभी हम कहीं पर भी सस्पेंड कर दिए जो कि x डिस्टेंस, अब यहां से भी x ले सकते हैं, यहां से भी x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ग्राम फोर्स है 50 ग्राम फोर्स, ये किस टाइप का मोमेंट कॉज करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी
क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर। ग्राम फोर्स और सेंटीमीटर है, यहां पर भी ग्राम फोर्स और सेंटीमीटर में, तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स का वजह से होगा, 100 ग्राम फोर्स का वजह से, तो 100 ग्राम फोर्स इंटू कितना, x, 100 ग्राम फोर्स इंटू x। तो अब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 25, x का वैल्यू आएगा 25 यूनिट्स सेंटीमीटर। तो x कहां से 25 सेंटीमीटर है, x जो है वो सेंटर से, सेंटर मतलब जो पाइवट पॉइंट है, जिस तरफ 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड किया गया है उसके ऑपोजिट साइड में पाइवट पॉइंट से अवे फ्रॉम द ऑपोजिट साइड 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर आया है तो आप बताइए कि ये भी 25 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा 50 है, ये 25 है, ये 25 है। क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि आंसर जो है वो किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि 100 ग्राम फोर्स मस्ट बी सस्पेंडेड अवे फ्रॉम पाइवट, कितना सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर अवे ऑन द अदर साइड, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि द 100 ग्राम फोर्स विल बी सस्पेंडेड, मस्ट बी सस्पेंडेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अनदर एंड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड, तो आप 100 ग्राम फोर्स अनदर एंड पे सस्पेंड करेंगे क्या, कि अनदर एंड से कितना दूर सस्पेंड करेंगे, तो 25 सेंटीमीटर अवे करेंगे। वो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करने का तरीका यही है। क्लियर है, ये था 8 नंबर। 9 नंबर, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 58 सेंटीमीटर मार्क। तो ये देखिए, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा 100 सेंटीमीटर तक जाएगा। जहां पर उसको बैलेंस किया गया है 58 सेंटीमीटर पे मार्क किया है, 58 मतलब इसके करीब होगा, थोड़ा यहां पर होगा, तो यहां पर जो है वही पाइवट पॉइंट है, कितना है 58 सेंटीमीटर। तो अब आप समझिए कि कोई वेट नहीं, कोई वेट नहीं है, ये एक स्केल है, कोई वेट नहीं है, अभी मेरे पास कोई वेट नहीं है कि इस पे लटकाया, मैं इस पे लटकाया, कुछ सस्पेंड नहीं किया। अगर सेंटर पे ऐसे रखूं तब तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन क्या ये उंगली को मैं अगर सेंटर छोड़ के कहीं पर और रखूं तो ये बैलेंस होगा क्या, ये तो गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है, ये किसके वजह से गिर रहा है, कोई वेट तो मैं यहां पर सस्पेंड किया नहीं हूं। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ये किसके वजह से गिर रहा है, ये अपने वेट के वजह से गिर जा रहा है। तो अगर सेंटर पे होता, यही चीज 50 सेंटीमीटर मार्क पे होता, तब तो ये रॉड नेचुरली बैलेंस्ड होता, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, 58 सेंटीमीटर पे है, तो इस तरफ ये गिरने का मतलब रोटेट करने का चांसेस है। चांसेस क्या, रोटेट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, अपने वेट की वजह से करेगा। और आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके एक कंसेप्ट है जो कि सेकंड एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे। एक मीटर रूल, कोई भी एक रॉड हो, कोई भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पर इट्स एंटायर वेट इज अज्यूम्ड टू बी सपोज टू एक्ट, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इसका सेंटर है, 50 सेंटीमीटर, तो यहां पर वेट ऑफ द रूल होगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। तो यही वेट के वजह से, यही वेट वो रिस्पॉन्सिबल है जो इसको इधर रोटेट करवाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहां पर इसको बैलेंस करता हूं तो ये इधर गिर जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक वेट सस्पेंड करना जरूरी है कि नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये वेट को बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक वेट सस्पेंड करना जरूरी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट है, आपको बहुत काम आने वाला है। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज
प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। तो इतना पढ़ के आप डायग्राम ये बनाएंगे। उसके बाद व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, कब बैलेंस होगा ये? जब 20 ग्राम फोर्स का एक वेट को सस्पेंड किया जाएगा फ्रॉम वन एंड। तो अब वहां पर क्वेश्चन में तो सिर्फ लिख दिया गया है कि वन एंड में सस्पेंड हो रहा है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर वेट इधर एक्ट कर रहा है, ऊपर से आप 20 ग्राम फोर्स का वेट इधर ही सस्पेंड कर देंगे, तब तो ये इधर गिर जाएगा, है कि नहीं? तो इसको बैलेंस करने के लिए जो भी आपको वेट दिया गया है वो दूसरा एंड में ही लगाना होगा। क्लियर है? तो यहां पर लगेगा वन एंड, मतलब पूरा एंड में आप लगाइए 20 ग्राम फोर्स का वेट, अब बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक। उसके बाद कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल। तो वेट ऑफ द मीटर रूल फाइंड करना है, यही मतलब W का वेट फाइंड करना है। अब ये बैलेंस्ड इज द वेट ऑफ द मीटर रूल। तो W के वजह से कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस होगा, आप पहले वो डिटरमाइन करिए। कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू W इंटू, ये कितना डिस्टेंस है? ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है कि नहीं? 50 सेंटीमीटर। सेंटर में मैंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्ट सेंटर पे एक्ट करता है। तो ये जो वेट मैंने बनाया है ये कहाँ पर है? 50 सेंटीमीटर मार्क पे है। तो वेट से पाइवट का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हुआ। तो वेट इंटू 8 अगर कर दिया गया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक बात है। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकलेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट कौन करवा रहा है? 20 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा। तो 20 इंटू ये कितना डिस्टेंस है ये आप कैलकुलेट करिए, ये निकलेगा 42। तो 20 इंटू 42। अब क्योंकि इट इज बैलेंस्ड, द मीटर रूल इज बैलेंस्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट एज पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अभी बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि जब भी कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे होगा, इसका मतलब है कि उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स 20 इंटू 42 इज इक्वल टू W इंटू 8। अब यहां से काटिए, 6 4 2 4, 4 से 42 जाता है क्या? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट W इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 42। तो W इज इक्वल टू 20 इंटू 42 बाई 8। 4 2 4 5, 2 से 21 यहाँ कट जाएगा, 105 ग्राम फोर्स। यही क्या है? W मतलब क्या होता है? वेट ऑफ मीटर रूल। क्लियर है? बहुत ही कंसेप्चुअल है ये भी। हमने जो 8 नंबर 7 नंबर तक किया वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स था, कंसेप्ट बहुत कम इन्वॉल्व था। लेकिन अब क्या है? अब प्योरली कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो इस पे आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि जब भी मीटर रूल दिया होगा तो आप आंख बंद करके 50 सेंटीमीटर पे उसका वेट आप सस्पेंड कर दीजिए। वो किसका वेट होगा? वो मीटर रूल का ही वेट होगा। क्लियर है? अब पाइवट कहीं पर भी हो, यही पाइवट अगर इधर कर दिया गया था तब वेट जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता वो दूसरा डायरेक्शन में हो जाता, क्योंकि पाइवट अब यहां पर है, अब वेट की वजह से बॉडी इधर गिर जाएगा। क्लियर है? 10 नंबर। द डायग्राम बिलो शोज, डायग्राम बना लेता हूं पहले फिर क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम है। 40 पे 40 ग्राम फोर्स का एक वेट लगा हुआ है। 40 पे 40 ग्राम फोर्स का एक वेट लगा है और 0 पे पाइवट है। क्वेश्चन कहता है कि द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O, हटिया,
क्वेश्चन कहता है कि द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O. A weight of 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O. हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स? अब 80 ग्राम फोर्स दे दिया गया है और ये कंडीशन है, बोलता है कि कहीं पर रख के बैलेंस करो इसे। तो ये भी देखिए फिर कॉमन सेंस आ गया फिजिक्स से हट के कि 40 ग्राम फोर्स का अगर फोर्स यहां पर रखा गया है तो आप 80 ग्राम फोर्स का वेट भी अगर इधर ही रख देंगे तब तो इधर गिर जाएगा ना, तो बैलेंस करने के लिए आपको इधर रखना होगा। इतना क्लियर है? तो आप कहीं पर भी अभी फिलहाल इतना मान के चलिए कि कहीं पर भी 80 ग्राम फोर्स का वेट आप रखें। कहाँ रखेंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो सके, बैलेंस हो सके, इक्विलिब्रियम पे आ सके, जो भी आप समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो मोमेंट 40 ग्राम फोर्स प्रोड्यूस करेगा, 40 ग्राम फोर्स इधर रोटेट करवाएगा, इसीलिए कौन सा मोमेंट है ये? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। 80 ग्राम फोर्स जहां पर भी मैं रखूंगा वो फोर्स मोमेंट इधर ही प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बैलेंस होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट का इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। तो 40 इंटू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? 40 इंटू डिस्टेंस कितना है 0 से लेके 40 तक, ये जो 40 है ये 40 ग्राम फोर्स है वेट, और ये जो 40 है ये डिस्टेंस है फ्रॉम पाइवट पॉइंट, इज इक्वल टू 80 ग्राम फोर्स इनटू आप कहाँ रख रहे हैं उसको x मान लीजिए और इक्वेट कर दीजिए। 40 से 2 कट जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा, तो x आएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर मतलब 0 से 20 सेंटीमीटर, ये जो 80 ग्राम फोर्स है ये यहाँ नहीं रख के ये यहाँ होना चाहिए, 80 ग्राम फोर्स 20 पे। क्लियर है? तो आप आंसर लिखेंगे कि द वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स मस्ट बी सस्पेंडेड या मस्ट बी केप्ट, जो भी क्वेश्चन पे लिखा है कि हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स, तो 80 ग्राम फोर्स वेट मस्ट बी केप्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द राइट साइड फ्रॉम सेंटर O। क्वेश्चन में लिखा है कि 40 ग्राम फोर्स इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो 80 ग्राम फोर्स मस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पाइवट पॉइंट O। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, इसमें भी फिगर है तो फिगर पहले बना लेता हूं, है ना। 0 से 50, 50 से 100, तो 0 से 100, 50 के ही बराबर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर में एक 40 ग्राम फोर्स का वेट रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे एक 40 ग्राम फोर्स का वेट है, और 90 सेंटीमीटर पे एक 20 ग्राम फोर्स है, 90 सेंटीमीटर पे एक 20 ग्राम फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फिगर दिस shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O and have weight 40 gram force at 10 centimeter mark and a weight 20 gram force at 90 centimeter mark. Is the meter rule in equilibrium? तो इक्विलिब्रियम पे है क्या? आप डायरेक्ट ऐसे चेक करके बता सकते हैं कि जो 40 ग्राम फोर्स का है वो कौन सा मोमेंट कॉज करेगा, कौन सा मोमेंट कॉज करेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगा, और जो 20 ग्राम फोर्स का है ये क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगा। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप कैलकुलेट करिए, 40 ग्राम फोर्स का वेट है तो 40 इंटू कितना दूर है, 50 से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे, 50 से 10 सेंटीमीटर पे मतलब जो डिस्टेंस है वो 40 हुआ, तो 1600 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है? अब आप क्लॉकवाइज भी चेक करिए कि 20 ग्राम फोर्स का वेट है और कितना दूर है, 50 से 90, 50 से 90 मतलब ये भी 40 है, तो 800 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो नहीं है इक्विलिब्रियम पे, अगर इक्वल होता तो इक्विलिब्रियम होता, ठीक है। तो नो द मीटर रूल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पूछता है इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? नो। तो इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न? तो अभी देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1600 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है, क्लॉकवाइज मोमेंट 800 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन किसको काटने के लिए सफिशिएंट है?
800 न्यूटन मीटर इधर क्लॉकवाइज से रोटेट कर पाएगा क्या? अब नहीं कर पाएगा क्योंकि इधर 1600 न्यूटन मीटर है। तो इसी में से 800 न्यूटन मीटर और 800 न्यूटन मीटर, आप अगर इसको, ये मन का काम है, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, इसको अगर 800 न्यूटन मीटर और 800 न्यूटन मीटर पे ब्रेक कर दिया जाए तो एक जो 800 न्यूटन मीटर है वो क्लॉकवाइज वाला 800 न्यूटन मीटर को बैलेंस करने में काम आ जाएगा। तो इसके वजह से कोई रोटेशन नहीं होगा। तो जो रिजल्टेंट रोटेशन होगा वो 800 न्यूटन मीटर कौन सा डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर जाएगा। ये रिजल्टेंट मोमेंट हुआ। क्लियर है? कहाँ गया? कहता है कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। तो 40 ग्राम फोर्स का अब आपको वेट दे दिया गया है और बोलता है कि अब इक्विलिब्रियम में लाइए उसको 40 ग्राम फोर्स को यूज करके। ठीक है, तो अभी जो रिजल्टेंट है वो 800 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो 40 ग्राम फोर्स का वेट हमें दिया गया है उससे क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करवाना होगा, तब जाके एंटी क्लॉकवाइज अभी है और क्लॉकवाइज अगर हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर बैलेंस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में कितना मोमेंट है? 800 न्यूटन मीटर का मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे अभी है रिजल्टेंट। लेकिन 40 ग्राम फोर्स का वेट अगर हमें मिल जाता है तो 800 न्यूटन मीटर का ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस करवाना होगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? अगर इधर 40 ग्राम फोर्स का वेट रख दिया गया, उससे 800 न्यूटन मीटर का ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस करता हूं, तो क्या होगा? 800 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज जो पहले था और जो अब हमने करवाया वो एक दूसरा को कैंसिल करके रूल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने पे मदद कर सकता है। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो कंसेप्ट है कि 40 ग्राम फोर्स अब यहां नहीं रख के हमें यहां रखना होगा। ठीक है, तो 40 ग्राम फोर्स कहां पर रखेंगे तो 800 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हो पाएगा। 40 इंटू कितना करेंगे तो 800 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस होगा। 40 इंटू कितना करेंगे तो 800 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हो पाएगा। 40 इंटू 20 करेंगे, सिंपल सा मैथ है। तो 20 सेंटीमीटर इधर रखना है, मतलब कितना सेंटीमीटर मार्क में रखना होगा? 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर इधर रखना है, मतलब 70 सेंटीमीटर मार्क पे अगर हम 40 ग्राम फोर्स का वेट को सस्पेंड कर दिए तब द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? पूरा कंसेप्चुअल है, इसको करके भी किया जा सकता है। मैं पूरा अभी समझ गया, अब मैं इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा देता हूं कि एक मीटर रूल है एक मीटर रूल है जिसमें 10 सेंटीमीटर पे 40 ग्राम फोर्स का वेट रखा हुआ है और 90 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम फोर्स का वेट रखा हुआ है और 50 सेंटीमीटर ओ पॉइंट पे पाइवटेड है। तो मोमेंट, ये कौन सा मोमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो आप कैलकुलेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है आपका 40 ग्राम फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? 20 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करता है, तो 20 ग्राम फोर्स इनटू 90 माइनस 50, ये भी 40 होता है, तो 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मोमेंट will be 1600 minus 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस दिस
टू बैलेंस दिस 40 ग्राम फोर्स का हमें वेट दिया गया है, क्वेश्चन पे लिखा है। तो 40 ग्राम फोर्स वेट मस्ट प्रोड्यूस 800 न्यूटन मीटर मोमेंट। कौन सा डायरेक्शन में? अभी क्या रिजल्टेंट है? अभी रिजल्टेंट न्यूटन मीटर लिख दिया, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसको बैलेंस करने के लिए अभी कौन सा मोमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है 800। तो जो वेट हमें दिया गया है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। 800 ग्राम फोर्स का ही 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का ही मोमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे प्रोड्यूस हो गया तब ये एक दूसरा को कैंसिल कर सकता है। तो 800 ग्राम फोर्स मोमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 ग्राम फोर्स, 40 ग्राम फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस? वही d है, d लिख लीजिए आप। अब d यहां से निकल जाएगा 800 बाई 40 कितना? 20। तो d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब 20 सेंटीमीटर कौन से साइड में? ये साइड में, ये आपको अपने सोचना होगा। तो 20 सेंटीमीटर इधर, मतलब कितना सेंटीमीटर मार्क? 70 सेंटीमीटर मार्क। इसका बाद एक लाइन आप अपने लिख लीजिएगा कि दिस इंप्लाइज कि 40 ग्राम फोर्स वेट मस्ट बी सस्पेंडेड फ्रॉम 70 सेंटीमीटर मार्क इन ऑर्डर टू बैलेंस द मीटर रूल। क्लियर है? नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉय वेइंग 20 किलोग्राम फोर्स सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। अब इससे आगे जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये सब उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो हमने 11 में किया है। 11 मतलब इससे पहले वाला नंबर, ठीक है। तो व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम फोर्स लॉन्ग सीसॉ, एक सीसॉ है, कितना लॉन्ग है? 4 मीटर। तो 0 से लेके 4 मीटर तक। क्लियर है? 20 ग्राम फोर्स सिट्स एट वन एंड ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। तो मान लीजिए यहां पर 20 ग्राम फोर्स का बॉय बैठा है। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स sits at one end of 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end. How can it be brought to horizontal position by a man weighing 40 kilogram force? तो सिंपल है कि सेंटर पे सीसॉ रहता है पाइवट। अगर 20 किलोग्राम फोर्स का एक बॉय एक एंड पे बैठा है तो 40 किलोग्राम फोर्स का बॉय कितना एंड पे बैठा होना चाहिए? ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? पूरा 4 अगर मीटर है तो ये कितना हो गया? 2 मीटर। तो जो भी डायरेक्शन पे मोमेंट ये कॉज करेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20 इंटू 2, 40 किलोग्राम फोर्स मीटर। क्लियर है? अब हमारे पास 40 किलोग्राम फोर्स का एक बॉय है, मैन है, 40 किलोग्राम फोर्स यहां पर कहीं है, 40 किलोग्राम फोर्स। तो 40 किलोग्राम फोर्स का जो मोमेंट कॉज करेगा वो ऐसा होगा, और वो कितना होगा? 40 किलोग्राम फोर्स इनटू कितना करें हम? कितना करें? x कर लेते हैं, जो कि इसके बराबर हो जाए तब जाके वो बैलेंस होगा, है कि नहीं? तो 40 किलोग्राम फोर्स मीटर, तो x का वैल्यू आएगा 1 मीटर, है कि नहीं? तो एक एंड में 20 किलोग्राम फोर्स अगर है तो 40 किलोग्राम फोर्स का मैन को 1 मीटर ऑन द अदर एंड बैठाना होगा, 1 मीटर अवे ऑन द अदर एंड। क्लियर है? नेक्स्ट, ए फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pan of longer arm will balance an object of weight 100 kilogram force kept on other arm? तो longer arm 60 है, मान लीजिए ये 0 से 100 टोटल लेंथ है, ठीक है, और 40 ये एक एंड यहाँ पर पाइवट किया गया है
जो कि ये डिस्टेंस 40 है और ये डिस्टेंस 60। बीम बैलेंस को मैंने एक लाइन में दर्शाने का कोशिश किया है। बीम बैलेंस एक्चुअल में पैन ऐसे होता है, एक का लेंथ ज़्यादा है, एक का लेंथ कम है। तो एक का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ये 0 से 100 लिखने जरूरत नहीं। तो एक वेट कितना 100 ग्राम फोर्स, 100 ग्राम फोर्स, यहाँ पर 100 ग्राम फोर्स का रखा हुआ है और पूछ रहा है कि कितना वेट ऑन द लॉन्गर आर्म रखा जाए ताकि ये बैलेंस हो पाए। लॉन्गर आर्म में कितना वेट रखा जाए, W। तो वही सिंपल है कि यहाँ का मोमेंट और यहाँ का मोमेंट को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो W इंटू 60 इज इक्वल टू 100 इंटू 40, 33.33 होता है। तो इंटू 2 66.66 ग्राम फोर्स। क्या समझे कि एक लॉन्गर आर्म में कितना वेट रखा जाए ताकि 100 ग्राम फोर्स का वेट जो छोटा आर्म में रखा गया है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द डायग्राम फिर है, डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स पाइवटेड एट इट्स सेंटर, टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक, बोलता है कि OA इज 40 सेंटीमीटर एंड OB इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब ये डायरेक्शन, ये एक मीटर रूल है। अगर कुछ वेट नहीं होता और यहां पर यहां पर पाइवट किया जाता तब भी बॉडी इधर आता। क्यों आता? क्योंकि 50 सेंटीमीटर मार्क पे 0 से 100 तक है ना। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मीटर रूल है क्या, यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स पाइवटेड एट इट्स सेंटर। अच्छा, सेंटर ही, ये सेंटर ही, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटर है। तो सेंटर पे जब रहेगा तब तो वेट काम नहीं करेगा क्योंकि सेंटर पे वेट एक्ट कर रहा है नीचे और हम सेंटर पे ही पाइवट कर दिए। इसका मतलब वहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आके उसको बैलेंस कर चुका है। ठीक है, तो अब वेट का कोई रोल नहीं है। जो 150 ग्राम फोर्स है इसी के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा? 150 इंटू 40, 15 चौके 60, 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है कि नहीं? 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। टोटल क्लॉकवाइज भी अगर पूछे, जो कि पूछा होगा शायद, तो टोटल क्लॉकवाइज अगर पूछे तो 250 इंटू 20, 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। क्लियर है? और क्या क्वेश्चन है? द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स, द डिफरेंस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स 1000 ग्राम फोर्स। और उसका अगर डायरेक्शन पूछ ले तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 1000 ज्यादा होगा या फिर इधर से जो 1000 होगा। क्लियर सा बात है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा, जो 1000 ग्राम फोर्स का मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, है कि नहीं? द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 ग्राम फोर्स should be placed to बैलेंस द मीटर रूल।
तो 100 ग्राम फोर्स का अगर एक और वेट दे दिया जाए आपको, तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो अगर आपको अलग से, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे है, अगर आपको अलग से 100 ग्राम फोर्स का वेट दे दिया जाए, तो उससे आप कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो जो कि ये बैलेंस हो पाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे है रूल। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कितना क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना है, टू बैलेंस दिस 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का ही क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। टू बैलेंस दिस 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। और कौन प्रोड्यूस करवाएगा, 100 ग्राम फोर्स का। तो 100 ग्राम फोर्स कितना सेंटीमीटर में रख दूं जो कि 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हो जाए, 10 सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। 10 सेंटीमीटर कहां, 10 सेंटीमीटर ये डायरेक्शन पे कि ये डायरेक्शन पे, इधर, ताकि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो, है कि नहीं। तो 0 से 10 इधर, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स बी। आप आंसर लिखेंगे कि 100 ग्राम फोर्स मस्ट बी प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पाइवट टुवर्ड्स बी। क्लियर है? इन ऑर्डर टू बैलेंस द मीटर रूल। बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन और बचता है आपका किताब में, जो कि एक प्रीवियस क्वेश्चंस के पूरा सेम है, सिर्फ उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स अलग है। पिछले क्वेश्चन में शायद 58 सेंटीमीटर था और यहां पर 29 सेंटीमीटर है। किसके बराबर है मैं वो भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के बराबर है। आप उसे खुद ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा कि नहीं हुआ, उसे भी करके मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? तो ये पहला एक्सरसाइज, पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड 10 का आईसीएसई मीडियम फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशंस यहाँ पर ख़त्म होता है। होप आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग मेथड आपको समझ में आया होगा। कुछ कंसेप्ट्स भी मैंने क्लियर किए हैं, और अगर थ्योरी का कुछ कंसेप्ट बचता है तो वो भी आप बताइए। न्यूमेरिकल्स ख़त्म होने के बाद मैं हर चैप्टर का, जो चैप्टर का ज़्यादा कमेंट्स आएगा उस चैप्टर का थ्योरी का ही पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाए सॉल्व करने। ठीक है? और चैनल को शेयर करें। शेयर करने से, शेयरिंग इज केयरिंग, यही सीखा है हमने बचपन से और यही सिखाता हूं मैं भी बच्चों को। थैंक यू।